उत्तर प्रदेश के 2022 असेंबली इलेक्शन में अभी लगभग 7 से 8 महीने का समय बाकी है और इस सिलसिले में हम हज़रतगंज के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जहां पर बीजेपी का कार्यालय है, समाजवादी पार्टी का थोड़ी दूर पर कार्यालय है, आरएलडी का कार्यालय है और वहीं पर पास में हम एक झंडे की दुकान पर आए हैं जहाँ ज़ाहिर है आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये तमाम चीज़ें दिखाइए। ये देखिए ये पूरा झंडा है और चारों तरफ आप देखिए इधर पूरा झंडों का एक कह सकते हैं एक सर्किल लगा हुआ है। तो ये बेसिकली यहाँ हम इसलिए आए हैं, ये चुनावी माहौल जानने के लिए आए हैं कि दरअसल झंडे से थोड़ा सा आइडिया आप ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका माहौल ज़्यादा बेहतर चल रहा है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि झंडा किसका बिक रहा है, किसका ज़्यादा बिक रहा है तो कुछ समझ में आ जाता है, काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है। हमारे साथ शॉपकीपर मौजूद हैं। सर अपना नाम बता दें मुझे। राहुल कुमार। राहुल जी मैं बैठ जाऊँ? राहुल जी आपसे तो यही बात करना था कि फ़िलहाल माहौल कैसा लग रहा है? अभी तो हालांकि 2022 का इलेक्शन है और 2022 में लगभग इलेक्शन में कितने महीने बचे होंगे? 6 से 7 महीने बचे हैं भैया। तो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया बताएंगे कि किसका माहौल चल रहा है? माहौल तो अभी भैया भाजपा का ही घर में, भाजपा का ही घर। हाँ, सत्तारूढ़ पार्टी है तो उसका। हाँ जाहिर सी बात है। तो क्योंकि इसलिए आपको आइडिया होगा क्योंकि जाहिर है कि आपके पास से चीज़ें बिकती होंगी तो उससे आपको आइडिया मिल जाता होगा, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा बिक्री तो भाजपा का ही है भैया। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, भाजपा की बिक तो रही है लेकिन अभी जो पंचायती चुनाव आए तो उसमें भाजपा की तरह से सत्या पेट गई, तीसरे नंबर पर आ गई, तो इसका कुछ असर पड़ा कि नहीं? कोई असर नहीं है भैया, तब भी भाजपा नंबर 1 पे रहेगा। फिर भी अच्छा फिलहाल कहा यह जाता है कि भाजपा बहुत अच्छे तरीके से कोरोना को मैनेज नहीं कर पाई, है ना, ऐसा कहा जाता है और लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकते फिरे। तो उसके बावजूद भी भाजपा क्यों आखिर आपको कुछ क्योंकि आप एक दुकानदार हैं, आप बेच रहे होंगे तो लोगों से मिलते जुलते होंगे, पूछते होंगे, ऐसा कुछ पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? भैया हमें जहाँ तक जानकारी है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इतने अच्छे तरीके से मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन का एक तरह से समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम नहीं के बराबर था, बिल्कुल जीरो, और इस तरह से इतना बढ़िया मैनेज कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इसको आप इसको बढ़िया कहेंगे तो फिर अगर बढ़िया हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? बढ़िया क्या, जो बढ़िया तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसको कैसे बढ़िया कह सकते हैं? जो था ही नहीं, व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी इतना अच्छा से मैनेज करना। मुझे दिखाइए कि क्या क्या पार्टियों की क्या क्या झंडे आपके पास हैं, थोड़ा सा मुझे दिखाइए। भाजपा की, ये देखिए, कांग्रेस के, ये देखिए ये तो जय श्री राम लिखा हुआ है, ये जय श्री राम लिखा हुआ है, साइड देखिए ये जय श्री राम लिखा हुआ है। ये बहुत पवित्र नारा है लेकिन इस वक्त इसको पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि ये कहा जाता है कि यूपी में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप देख रहे हैं अब पता नहीं लोग इसको खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। खरीद रहे हैं भैया इसको? तो जो लोग ज़्यादा चल रहा है तो जो लोग कह रहे हैं कि दोनों आपस में कंट्रोवर्सी है, उसका क्या होगा? भैया लोगों का काम है कहना, अब क्या है नहीं है ये तो कोई बता ही नहीं पाएगा, ये दोनों ही आपस में जानते होंगे। कंट्रोवर्सी आपको लगती है कि नहीं? आप पड़ोसी हैं? नहीं भैया, अगर कंट्रोवर्सी होता तो अभी इनको हटा करके दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिए होते। अरे वो तो मजबूरी है। ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी प्रधानमंत्री के पास कोई मजबूरी नहीं है। चलिए एक बात बताइए, ये समाजवादी पार्टी का क्या कुछ मामला है? समाजवादी पार्टी के बारे में माहौल बढ़िया है भैया, सपा वर्सेस भाजपा ही रहेगा। अच्छा, ये कांग्रेस वगैरह का क्या होगा? सर उनका तो ऐसे ही पत्ता साफ है। अच्छा, ये कितने का है? ये 180 का। यानी अगर किसी को जबरिया नेता बनना है तो 180 रुपया खर्च करना पड़ेगा। नहीं वो कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। चलिए, यानी पहले कुर्ता पजामा पहनना पड़ेगा। आइए आपसे भी बात कर लेते हैं। आइए अपना नाम बता दीजिए ज़रा। मेरा नाम अनुज हनुमत है। अनुज जी, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत ठीक ठाक इस वक्त नहीं है, ऐसी है? ऐसा कुछ है क्या? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ये ऐसे जो शिगुफे हैं वो फिलहाल उचित नहीं है, क्योंकि राम मंदिर का एक बहुत बड़ा कार्ड है सरकार के पास। इसके बाद अभी लव जिहाद जैसे मुद्दे आ गए हैं और चुनाव आते थे, मुझे लग रहा है कि रोजगार जैसे मुद्दे हवा हो जाएंगे और कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जो चुनाव का ध्रुवीकरण करेंगे। यानी फाइनली बीजेपी अभी घाटे में नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। उसके पास कई सारे कार्ड हैं और फिलहाल आपने अभी कई सारे चित्र दिखाए हैं, कंट्रोवर्सीज दिखाई हैं, तो मुझे तो लगता है कि ए.के. शर्मा जी के केस से समझ जाना चाहिए कि भाजपा में किसका कौन सा कैडर है। ए.के. शर्मा को कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जब लखनऊ आए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी कुछ नहीं मिल पाई। क्या ऐसा लग रहा था? एक मिनट, ऐसा क्या प्रधानमंत्री जी ऐसा माना जा रहा था कि ए.के. शर्मा के जरिए से कंट्रोल रखना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर, लेकिन ऐसा लगा नहीं, कुछ हो नहीं पाया। क्या प्रधानमंत्री की फेलियर है? मैं इसमें बताऊं, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज हैं एक आम नागरिक के भी स्रोत होते हैं, जैसे आप पत्रकारों के होते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी चाहते थे कि एक व्यक्ति हो जो कमर कसे, उत्तर प्रदेश सरकार पे पीएमओ की नज़र रहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आसमान से गिरे खजूर पे अटके वाला हाल हो गया है ए.के. शर्मा जी का। और ए.के. शर्मा जी का केस ये बताता है कि योगी जी की पैठ संघ में बहुत अच्छी है और मोदी जी का बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अच्छी नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा था कि अगर किसी तरीके से उनको साइडलाइन करेंगे तो हिंदू युवा वाहिनी को लेकर के कहीं ना कहीं वो अलग रुख ना अपना लें, तो मतलब ऐसा एक तरीके से डर था। हिंदू युवा वाहिनी इतना मजबूत नहीं है प्रदेश में। योगी नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, नुकसान तो पहुंचा सकते हैं पूर्वांचल में। हिंदू युवा वाहिनी आती है और मुझे लगता है कि अब योगी भाजपा के एक सिक्के के दूसरे पहलू हैं। अच्छा। पहले जब मुख्यमंत्री के तौर पे वो नहीं चुने गए थे, भाजपा अपने दम पे आई थी। जैसे ही मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट हुआ तो अब योगी जी आप कह सकते हैं कि पूरे शरीर में यहाँ तक पहुँच गए हैं भाजपा के, ना नीचे जा सकते ना ऊपर आप उगल सकते हैं, तो वहाँ रहने वाले हैं। नीचे ले जाने में भाजपा की ज़्यादा भलाई है। हमें ऐसा लगता है कि अगर भाजपा जैसी पार्टी जो ध्रुवीकरण पे ज़्यादा काम करती है, जैसे ओवैसी की पार्टी हो गई, जो दक्षिणपंथी मानसिकता के लोग हैं, तो मुझे लगता है कि योगी जी को आगे लेके जाना चाहिए, बहुत फायदा होने वाला पार्टी का। दक्षिणपंथी मानसिकता देश के लिए ठीक ठाक है या नहीं? मेरे हिसाब से मानसिकताएं सारी खराब हैं, क्योंकि सारी मानसिकताओं में एक मानसिकता पिछड़ जाती है, वो मानवता की सेवा। और सारी पार्टियां ये कहती हैं कि हमारे झंडे अलग हैं लेकिन हमारा काम एक है, तो मैं ऐसा कहता हूं कि सारे लोग छल कर रहे हैं जनता के साथ। तो ऐसे ही चुनाव हो रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मैं बुंदेलखंड से हूँ, चित्रकूट की धरती से हूँ। बुंदेलखंड की स्थिति बिल्कुल अलग है, परिवर्तन बहुत बड़ा होने वाला है, और अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जुनूनी चेहरों को नहीं तलाशेगी तो घाटा होगा। आपका रुख मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आप किसकी तरफ ज़्यादा आपका झुकाव। देखिए मैं आपकी तरफ आता हूँ एकदम भाई साहब से थोड़ा सा मिल लूँ। ये देखिए, इस गमछे से पता चल गया होगा, उड़ गया कलर इनका, तो कलर उड़ गया थोड़ा सा, कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गमछे का कलर उड़ गया है, तो विश्वास उठा है ना। ये गलत बात है। ये हम तो एक साफी लेकर आए थे कि हम गमछा डालने का काम है, इसलिए इसके लिए लालू जी। आपका क्या नाम है? आपका मेरा नाम आकाश मिश्रा है। क्या करते हैं मिश्रा जी? अब समाज सेवा करते हैं, मानवता, जैसे हमारे बड़े भाई बता रहे थे अनुज जनमत, ये हम लोग, हमारे नेता लोग, सारे नेता लोग कहते हैं हम समाज सेवा ही करते हैं, लेकिन समाज सेवा के बहाने कुछ और भी करने लगते हैं। यहाँ आके हमको चीज़ पता लगी, आपको बताएं नेता कैसे बना जाता है। यहाँ लखनऊ आके, दारुल सफा आके, हजरतगंज आके हमको ये पता लगा कि यहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ पे पहले एक अच्छी गाड़ी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, सेकंड हैंड भी तो चल जाएगी, ठीक है। फिर आपको एक बढ़िया सा बोर्ड खरीदना पड़ेगा, गाड़ी के आगे लगेगा। हमारे भाई साहब ने भी खरीदा है, फिलहाल नेता नहीं बनने वाले वो, लेकिन कुर्ता पजामा खरीदना बड़ा जरूरी है। वो दुकानें वहाँ जरूर जाइएगा, वहाँ अच्छे नेता बन रहे हैं। पहले कपड़े खरीदे जाएंगे और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कपड़े तय करेंगे कि देश का नेता कैसा होगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश में कुछ नहीं हो सकता। हमारे हेमरान जी आपको बताएंगे कि कैसी स्थितियाँ हैं। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हेमरान द्विवेदी है। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि बीजेपी सरकार कोरोना गाइडलाइन के लिए बहुत बड़ी बातें करती है, लेकिन दारू सभा के सामने देखें ज़्यादा नेता ही हैं। अब पता नहीं किस पार्टी के हैं, लेकिन किसी चेहरे पे मार्क्स नहीं है, और वही झुंड बना खड़े हैं जैसे बकरियां हों। एक बार उधर दिखा दीजिए, दिखा झुंड किस तरह से। हाँ, सरकार कहती है कि और ये वही एकत्रित हैं कि जो कोविड प्रोटोकॉल का, जबकि देखिए, और कुर्ता पजामा पहने हैं, नेता हैं, और आप अच्छे से इधर जो सारे लोग कर रहे हैं, यहाँ भी लोग खड़े हैं। एक तरफ गरीब की जो दुकान खुली है तो लोग चलान कर रहे हैं। गरीबों के शनिवार शुक्रवार को कहते हैं कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं आप। बड़े बड़े जो फुटपाथ में व्यापारी वो परेशान हो रहे हैं। अरे वो ठीक है, वो तो बात की बात है। हाँ। मुझे ये बताइए, हम तो ये जानने के लिए आए थे कि असल में माहौल क्या चल रहा है। हम ये जानने के लिए आए थे कि बेसिकली सुनिए, ये एक ऐसी जगह पर है, इनसे काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाता है, क्योंकि इनके पास से झंडे और बैनर जाते हैं। तो हम ये इसलिए आए थे जानने के लिए कि माहौल आपको क्या है। जिसकी सरकार होती है उसी झंडा बिकता है। अभी भाजपा की सरकार तो भाजपा झंडा बिकेगा, और जैसे सपा सरकार आएगी सब झंडा बिकना चालू हो जाएगा। क्योंकि आज नेता सपा में है, कल भाजपा में है, कोई उसका जमीर है कुछ नहीं है। आज भाजपा में, कल सपा में आएगा। अधिकांश आज भी जो भाजपा में शामिल हैं, तो क्या वो सब तो पार्टी छोड़ के आए हैं, सपा के हों चाहे बसपा के हों, छोड़ के आते हैं। माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो अभी देखिए भाजपा का लग रहा है। भाजपा भी कौन सी गणित खेलती है, अभी कोई कह सकता है। लेकिन जिला पंचायत के परिणाम बता रहे हैं कि सपा आगे हो सकती है। हाँ, मैं वही उसी पे जिला पंचायत देखिए बताओ, जिला पंचायत के जो परिणाम आए हैं तो उसमें देखिए सपा बहुत आगे है। सपा क्यों आगे हैं? क्योंकि जो इस समय पब्लिक है वो त्रस्त हो चुकी है। भाजपा क्यों? मुद्दे बहुत हैं, लेकिन जमीनी स्तर में कुछ भी नहीं है। अधिकारी है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक राम मंदिर का मुद्दा कितना कामयाब होगा और कितना इनको मदद करेगा? मंदिर की बात करता हूँ, जिस राम ने अपनी पत्नी का त्याग इसलिए किया था कि मेरे नाम का मतलब उल्लंघन मतलब मेरा बदनाम ना हो, उसी भाजपा ने उस राम का नाम को बदनाम किया, चंदा लिया, चंदा का दुरुपयोग किया। अभी आम आदमी पार्टी को बोले कितने करोड़ का क्या हुआ पता नहीं, संजय सिंह मुझको नहीं मालूम,
लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि देखिए भगवान राम कभी नहीं सोचे थे कि मैं राजमहल में रहूँ। वो तो हमेशा गरीब सुखी रहेगा तब वो सुखी रहेंगे। लेकिन मैं दोनों मुद्दा बता रहा हूँ आपको। आप ये पता लगा रहे हैं कि कौन सी पार्टी ज़्यादा तेज है, तो मैं आपको बताऊँ कि मुद्दों से दूर है सारी पार्टियाँ। मैं अगर बुंदेलखंड की बात करूँ तो बुंदेलखंड में किसानों के मुद्दों से दूर हैं, बुंदेलखंड में पर्यटन से दूर हैं, बुंदेलखंड में चित्रकूट आता है जो भगवान राम की कर्मस्थली रही है। आप जन्मस्थली को पूरे विश्व में प्रेजेंट कर रहे हैं और मोदी जी ने अपने राम मंदिर के शिलान्यास के दौरान एक सेकंड चित्रकूट को नहीं दिया। ये किसी ने सोचा आज तक? तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर राम का चरित्र करने वाले व्यक्ति का आप कुछ नहीं कर सकते, विकास उस नगरी का नहीं कर सकते, तो आपके कथनी करनी में अंतर है। और ये इस पार्टी के लिए नहीं है, सारी पार्टियों के लिए है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो झंडे यहाँ बिक रहे हैं ये सिर्फ डंडे के काम आएंगे, जनता के काम नहीं आने वाले हैं। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जैसे जो युवा पत्रकार हैं ऐसे मुद्दों को लेकर टीवी की बड़ी गहमा गहमी के बीच आप जनता के बीच जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। भगवान राम की अगर जन्मस्थली का विकास हुआ है तो मैं लखनऊ के इस विधानसभा के इस परिसर से कह रहा हूँ कि चित्रकूट का भगवान राम का कर्मस्थली का विकास भी होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों को ये है कि हाँ अयोध्या में विकास हो गया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया, तो अब तो बस बन गया ना, जितना चाहिए था वो बन गया। तो अब ये तो इतना तो काफ़ी है, तो मजीद और हॉस्पिटल्स की और दूसरी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? ठीक है, वो तो साधना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आरोप लग जाएगा कि आप मुस्लिम्स का नहीं करते हैं भला करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक भी है, लेकिन अगर जो मस्जिद बन रही है अगर वो वहाँ पे हॉस्पिटल्स बन सकते हैं तो मुझे लगता है मंदिर के पास भी एक हॉस्पिटल ज़रूर बनना चाहिए। और जो जिस तरह का मुद्दा ज़मीन खरीद फरोख्त का आया है राम मंदिर के मुद्दे पर, मैंने कहा लोगों को संदेह तो हो रहा है। और संदेह यहाँ पे ये नहीं है कि अगर हमें संदेह हो रहा है, अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम राम भक्त नहीं हैं, हमें है। बीजेपी तो सीधे सीधे यही कह रही है कि आप चूंकि आपने राम भक्तों पे गोली चलाई, समाजवादी की तरफ इशारा है, और आम आदमी पार्टी की तरफ ये कह रहे हैं कि आप लोग रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली उसका बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग राम मंदिर बनने नहीं देना चाह रहे, इसलिए आप एलिगेशन लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर जैसा मुद्दा अब समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो रिक्तता आ रही है बीजेपी के इस पूरे मैनिफेस्टो में, अब राम मंदिर बनने के बाद एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान आएगा, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे ये सोचने की ज़रूरत है। और चाहे उनके दीनदयाल जी हों, चाहे और भी जो प्रेरणा स्रोत हों, जो एकात्म मानव बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना देखना है, पहुँच देखना है, तो आप पाठा इलाके आइए, आदिवासियों का इलाका है, मानिकपुर एक नगर है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, वहाँ तक योजनाएं नहीं पहुँच रही हैं। एक बहुत बड़ी तस्वीर है जो दिखाने की ज़रूरत है। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आइए ऐसे इलाकों में, आपको पता लगेगा कि कथनी करने में कितना बड़ा अंतर है। 2022 का जब इलेक्शन होगा तो मैं भ्रमण करूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जाऊंगा। एग्जैक्टली, और मैं आपसे संपर्क भी करूंगा। एक लीडर इजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, एलईटी, जिसकी मैं मांग लगातार कर रहा हूँ कि लीडर का भी तय होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं जिन्हें अपने सचिवों से जानकारी लेनी पड़ती है काम करने के लिए, और वो जाकर क्षेत्र का भला नहीं हो पाता है, बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में नहीं पता होता है। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति में युवाओं का बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन युवाओं को ध्यान देने की जरूरत है कि झंडों में कुछ नहीं रखा है, ये डंडे झंडे बदलते रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही और कई तरह की बातें कही। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से दूसरे लोगों को, एक चपरासी को एग्ज़ाम देने के बाद में उसको नौकरी मिलती है, तो इस तरीके से एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सत्ता संभालने के लिए क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो जाहिर है उन्हें दूसरों पर अधीन रहना पड़ेगा। यही वजह है कि वो ढंग से विकास नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से जितना होना चाहिए। हम इस सिलसिले में और बातचीत करेंगे, और आइए आपको दिखाते हैं। दरअसल ये देखिए, ये आप ये दिखाइए, ये देखिए अनुप्रिया पटेल, ये अपना दल की नेता हैं और बीजेपी इनको क्लोज़ करने की कोशिश कर रही है। अब कितना क्लोज़ कर पाएगी ये नहीं मुझे समझ में आता है। यहाँ पर खाली यही नहीं है, बल्कि ये देखिए बीएसपी है। बीएसपी का बड़ा छोटा है, क्योंकि कद भी इस वक्त छोटा ही नज़र आ रहा है बीएसपी का, तो ऐसा लग रहा है कि बीएसपी का कद भी छोटा है। अगर आप देखना चाहें तो ये जनता दल लोकतांत्रिक, यानी ये राजा भैया का, कुंडा प्रतापगढ़ के जो विधायक हैं उनकी भी एक पार्टी है। और वहीं अगर बगल में देखें तो MIM का है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हर तरह के झंडे यहाँ पर इनके पास मौजूद हैं, हर तरह का प्लेट्स मौजूद हैं। ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी, तो ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये समाजवादी पार्टी का ये है, गाड़ी में लगाने वाला झंडा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है? ये पार्टी समाजवादी पार्टी का ही है। ये बीजेपी का गाड़ी में लगाने वाला झंडा है, यानी ऑलमोस्ट सारे पार्टियों का है। तो फिलहाल आपके हिसाब से इस वक्त जो बिक रहा है ज़्यादा वो भाजपा है, बीजेपी का, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जिसकी सरकार होती है उसी की तमाम चीज़ें बिकती हैं। हालांकि कांग्रेस बहुत छुपी छुपी नज़र आ रही है, अगर आप दिखा सकें तो ये है कांग्रेस का। तो ये बेसिकली, हाँ ये देखिए समाजवादी पार्टी इस वक्त मुख्य विपक्ष के रूप में है। और समाजवादी पार्टी के बारे में लोगों का ये कहना है कि आने वाले दिनों में
ये समाजवादी पार्टी एक्सीड करेगी और ओवरलैप करेगी बीजेपी को। लेकिन अब ये तो समय बताएगा कि समाजवादी ये झंडा काबिज हो पाएगा या फिर यही झंडा रिप्लेस करेगा। ग्लोबल बाउंड्री के लिए सलीम आज़ाद।